नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 1 हिसाबी पद्धति और हिसाबी पद्धति के पारिभाषिक शब्दों के अंदर आज अपने पढ़ेंगे हिसाबी पद्धति के पारिभाषिक शब्द। विद्यार्थी मित्रों, आप जानते हो कि जैसे अंग्रेजी या हिंदी, तो अंग्रेजी और हिंदी को समझने के लिए उनके अंदर आने वाले शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी के अंदर वर्ड मीनिंग यदि आपको आता हो तो आप अंग्रेजी को इतनी बहुत ही आसानी से क्या सीख सकते हो। तो इसी प्रकार अकाउंट को समझने के लिए अकाउंट के अंदर जिन शब्दों का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है या जो शब्द उपयोग में लिए जाते हैं उन शब्दों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, राइट है। तो उन्हें अकाउंट के पारिभाषिक शब्द कहते हैं। तो टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आज अपने पहला शब्द पढ़ेंगे धंधाकीय व्यवहार। तो सबसे पहले तो विद्यार्थी मित्रों आपको खास ध्यान रखना है कि व्यवहार किसे कहते हैं। तो व्यवहार का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच होने वाली लेन देन को अपने क्या कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। और धंधाकीय व्यवहार का अर्थ क्या होता है कि दो या अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए, किसके लिए, धंधा के लिए वस्तु या सेवा की रोकड़ में अथवा साख पर विनिमय हो। क्या बता रहे हैं ये कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच धंधे के लिए वस्तु और सेवा की रोकड़ में या फिर साख पर यानी उधार विनिमय हो, तो ऐसे व्यवहारों को अपने क्या कहते हैं, धंधाकीय व्यवहार कहते हैं। यानी इस प्रकार की चीज़ जिसके अंदर होती है उन प्रत्येक व्यवहारों को अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी धंधाकीय व्यवहारों को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है आर्थिक व्यवहार यानी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, एंड द सेकेंड पार्ट इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन यानी बिन आर्थिक व्यवहार या गैर आर्थिक व्यवहार। अब आपके मन के अंदर प्रश्न आएगा कि सर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन यानी आर्थिक व्यवहार किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि जिन व्यवहारों में द्रव्य के रूप में यानी जिनके अंदर द्रव्य के रूप में मूल्य माप सकते हो, तो ऐसे प्रत्येक व्यवहार कैसे हैं, आर्थिक व्यवहार हैं। या फिर जिसके अंदर रकम की लेन देन तात्कालिक रोकड़ में, जिस व्यवहार के अंदर रकम की लेन देन तात्कालिक रोकड़ में या साख में होती हो, साख का मतलब उधार होती हो, तो उन प्रत्येक व्यवहारों को अपने आर्थिक व्यवहार कहेंगे। देखिए उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30,000 का आपने फर्नीचर खरीदा है। कितने का फर्नीचर खरीदा आपने, 30,000 का। तो 30,000 का फर्नीचर खरीद के आपके पास में क्या आता है, फर्नीचर आता है, और आपके पास से क्या जाती है, रोकड़ जाती है। यानी रोकड़ के बदले आपको क्या मिल रहा है, फर्नीचर मिल रहा है। किसके बदले में मिल रहा है, रोकड़ के बदले आपको क्या मिल रहा है, फर्नीचर मिल रहा है। यानी लेन देन हो रही है और वो भी किसके में हो रही है, रोकड़ में हो रही है। तो वो व्यवहार कैसा व्यवहार गिनाएगा, आर्थिक व्यवहार गिनाएगा। ओके, रुपये 5,000 का माल खरीदा। तो आपने क्या कर रहे हो, माल खरीद रहे हो, तो माल आपके पास में आता है और रोकड़ आपके पास से क्या करती है, जाती है। यानी लेन देन हो रही है और वो किस में हो रही है, रोकड़ में हो या फिर साख या उधार में हो, तो ऐसे व्यवहारों को अपने उधार व्यवहार कहते हैं, राइट। तो बिन आर्थिक व्यवहार किसे कहते हैं, तो बिन आर्थिक व्यवहार यानी जिनके व्यवहारों के अंदर यानी जिनका मूल्य द्रव्य में नहीं मापा जा सकता, जिन व्यवहारों के अंदर मूल्य को द्रव्य में माप सकते न हो, तो ऐसे व्यवहार कैसे हैं, बिन आर्थिक यानी नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन कहलाते हैं वह। उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं कि रुपये 5,000 का माल ऑर्डर के अनुसार देने का वचन मिला। अब यहाँ पे क्या किया है, ऑर्डर मिला हो या ऑर्डर दिया हो, आपने ऑर्डर के अनुसार माल भेजा नहीं है या ऑर्डर के अनुसार आपके पास में माल आया ना हो, तो वह व्यवहार कैसे गिनाएंगे, बिन आर्थिक गिनाएंगे, क्योंकि आपके बीच में लेन देन नहीं हुई है, रोकड़ या साख में किसी भी प्रकार की लेन देन नहीं हो रही है। सेकेंड, आपका जो व्यवहार है उसका मूल्य द्रव्य में अपने माप सकते नहीं है। तो ऐसे प्रत्येक व्यवहारों को बिन आर्थिक या गैर आर्थिक व्यवहारों कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको खास ध्यान रखना है कि वी रिकॉर्डेड ओनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन अकाउंट। ओके, सिर्फ अपने क्या करते हैं, आर्थिक व्यवहारों का ही लेखा करते हैं, आर्थिक व्यवहारों को ही लिखते हैं। बिन आर्थिक या गैर आर्थिक व्यवहार को अपने रिकॉर्ड करते नहीं है, यानी उनका लेखा नहीं होता है, राइट। आर्थिक व्यवहार को दो भागों के अंदर मेन बांटा गया है। एक है रोकड़ उधार के व्यवहार, दूसरा है आंतरिक और बाह्य व्यवहार। तो रोकड़ उधार व्यवहार किसे कहते हैं, तो रोकड़ उधार व्यवहार को तीन भाग है, रोकड़ व्यवहार, उधार व्यवहार और अन्य व्यवहार, राइट है। आंतरिक और बाह्य व्यवहार के अंदर आंतरिक व्यवहार और बाह्य व्यवहार। तो सबसे पहले अपने समझते हैं व्हाट इज कैश ट्रांजैक्शन यानी रोकड़ व्यवहार किसे कहते हैं। तो रोकड़ व्यवहार का मतलब क्या होता है कि यदि आपके माल रोकड़ और सेवा के बदले, किसके बदले, माल रोकड़ और सेवा के बदले द्रव्य चुकाया जाता है
या फिर द्रव्य आपको मिले, कि जब भी आप माल, रोकड़ या सेवा की खरीदी बिक्री करो तो उसके बदले या तो आपको पैसा देना पड़े या आपको रकम मिलती हो, तो वो प्रत्येक व्यवहार कैसे गिनाएंगे? रोकड़ व्यवहार गिनाएंगे। याद रहेगा आपको, माल, रोकड़ और सेवा के बदले यदि द्रव्य आप चुका रहे हो यानी रकम आप चुका रहे हो या रकम आपको प्राप्त हो रही हो, तो ऐसे व्यवहार क्या कहलाएंगे? कैश ट्रांजैक्शन यानी रोकड़ व्यवहार, नकद व्यवहार गिनाएंगे। उसको उदाहरण द्वारा व्यवस्थित अपने समझते हैं, राइट। तो देखिए पहला उदाहरण व्यवस्थित देखिए, रुपये 10,000 का फर्नीचर खरीदा। कितने का फर्नीचर खरीदा है आपने? 10,000 का। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्नीचर आपके लिए क्या है? फर्नीचर इज अवर एसेट्स। फर्नीचर अपने लिए क्या है? संपत्ति है, राइट है। आप क्या खरीद रहे हो? संपत्ति खरीद रहे हो, यानी रोकड़ के बदले आपके पास में क्या आ रही है? संपत्ति आ रही है, आ रही है। तो संपत्ति आपको क्या कर रहे हैं? रोकड़ आपके पास से जा रही है और संपत्ति आपके पास में आ रही है, तो व्यवहार कैसा हुआ? रोकड़ हुआ। ओके, दूसरा देखिए, यहाँ पे रोकड़ आपके पास से क्या कर रहे हैं? आप रोकड़ चुका रहे हो। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं, रुपये 50,000 में यंत्र बेचा। तो 50,000 में आपने यंत्र को बेचा है, तो यंत्र आपके पास में क्या कर रहा है? जा रहा है, और बदले में आपके पास में क्या आ रही है? रोकड़ आ रही है, राइट है। तो यहाँ आपको रोकड़ मिल रही है और यहाँ आप रोकड़ क्या कर रहे हो? चुका रहे हो, पर दोनों के अंदर रोकड़ शब्द है, इसके लिए व्यवहार कैसा गिनाएगा? रोकड़ व्यवहार यानी नकद व्यवहार गिनाएगा। तो ये संपत्ति का हुआ। अब अपने माल का देखते हैं, रुपये 15,000 का माल खरीदा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि माल खरीदा है, तो माल के बदले आप क्या कर रहे हो? रोकड़ क्या कर रहे हो? चुका रहे हो, राइट है। रोकड़ आपके पास में क्या कर रही है? जा रही है। किसके बदले में? माल के बदले में रोकड़ आप क्या कर रहे हो? चुका रहे हो। तो व्यवहार कैसा गिनाएगा? नकद व्यवहार गिनाएगा। रुपये 6,000 का माल रोकड़ से आपने क्या किया है? बेचा है, राइट है। बेचा तो रोकड़ आपके पास से क्या हुई? आई, और माल आपके पास से क्या किया? गया, यानी रोकड़ आपको क्या हो रही है? प्राप्त हो रही है, मिल रही है। यहाँ रोकड़ आप क्या कर रहे हो? चुका रहे हो, आपके पास से जा रही है, पर दोनों के अंदर व्यवहार कैसा गिनाएगा? ये रोकड़ व्यवहार गिनाएगा। तो ये माल के बदले रोकड़ जा रही है और माल के बदले रोकड़ आ रही है। सेवा का देख रहे हैं, रुपये 1,000 वेतन चुकाया। तो आपने क्या किया? वेतन चुकाया, और वेतन यानी रोकड़ आपके पास से गई, और कौन सी सेवा ली आपके पास से प्राप्त हुई? आपको वेतन की, राइट है। 900 कमीशन मिला आपको, तो कमीशन के बदले रोकड़ आपके पास में आ रही है। किसके बदले आपको रकम मिल रही है? कमीशन के बदले मिल रही है। यानी सेवा के बदले भी आपके पास से, अगर आप सेवा के बदले आप रकम चुका रहे हो या सेवा के बदले आपको रकम मिल रही हो, तो ऐसे व्यवहार भी नकद व्यवहार गिनाएंगे। इन शॉर्ट, माल, संपत्ति और सेवा के बदले यदि द्रव्य चुकाया जाए या द्रव्य आपको प्राप्त हो, तो वो व्यवहार नकद व्यवहार कहलाएंगे। क्लियर? उसके बाद आता है उधार व्यवहार यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर भी खास ध्यान रखना है कि माल, संपत्ति और सेवा के बदले यदि रकम तुरंत न चुकाकर भविष्य में चुकाएं, ओके, अमुक समय के बाद उसको अगर चुकाते हैं, तो व्यवहार कैसा गिनाता है? उधार व्यवहार गिनाता है। जैसे 6,000 का माल कल्पना को उधार बेचा, राइट है। तो ये व्यवहार कौन सा है? उधार बिक्री का व्यवहार है। यहाँ कल्पना और धंधा दो चीज़ें हैं, राइट है। तो आप जब भी, आपको पता है कि बेटा जब भी अपने उधार बिक्री करते हैं या उधार खरीदी करते हैं, तो उस समय देनदार और लेनदार का जन्म होता है। तो किसका उद्भव होता है? देनदार और लेनदार का। तो यहाँ आपने कल्पना को उधार माल क्या किया है? बेचा है। तो कल्पना आपके लिए क्या हुई? देनदार हुई, और धंधा क्या हुआ? आपके लिए लेनदार हुआ। ओके, धंधे के लिए कल्पना क्या है? देनदार है, और कल्पना के लिए धंधा क्या है? लेनदार बनता है। क्या बनता है? लेनदार बनता है। तो यहाँ आप रकम क्या कर रहे हो? उधार बेच रहे हो। आपने क्या किया? उधार माल बेचा। इसके लिए व्यवहार कैसा गिनाएगा? उधार व्यवहार गिनाएगा। तुरंत आपके पास में रकम आ रही नहीं है, अमुक समय के बाद भविष्य में रकम उतनी आप क्या करते हो? रकम आपको मिल रही है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं कि रुपये 6,000 का माल दीपिका के पास से आपने उधार खरीदा है, राइट है। तो यहाँ पे भी दो पर्सन है, दीपिका और आपका धंधा। तो यहाँ धंधे के लिए दीपिका क्या बन रही है? लेनदार बन रही है, और दीपिका के लिए धंधा क्या बन रहा है? देनदार बन रहा है, राइट है। यानी उधार खरीदा है तो उतनी रकम आप दीपिका को क्या करोगे? चुकाओगे, और यहाँ उधार बेचा है तो उतनी रकम कल्पना के पास से आपको क्या करेगी? मिलेगी, पर कब मिलेगी? अमुक समय के बाद मिलेगी। तो व्यवहार कैसा गिनाएगा? ये उधार व्यवहार गिनाएगा। क्लियर? तो जिस व्यवहार के अंदर माल, संपत्ति या सेवा की रकम तुरंत न चुकाकर अमुक निश्चित समय के बाद या भविष्य में चुकाएं, तो वह व्यवहार उधार व्यवहार गिनाता है। और उधार व्यवहार, उधार बिक्री और उधार खरीदी के कारण लेनदार और देनदार का जन्म होता है। ओके, उसके बाद आता है अपना आंतरिक व्यवहार और बाह्य व्यवहार। तो इसको भी अपने उदाहरण द्वारा व्यवस्थित समझते हैं। आंतरिक व्यवहार को अपने क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रांजैक्शन।
तो ऐसे व्यवहार जो धंधे में ही होने वाले हो, ओके, धंधे में होने वाले व्यवहारों को अपने क्या कहते हैं, आंतरिक व्यवहार कहते हैं। आंतरिक व्यवहार भी कैसे व्यवहार है, आर्थिक व्यवहार है, परंतु ये कैसे व्यवहार गिनाते हैं, बिन रोकड़ व्यवहार गिनाते हैं। कैसे व्यवहार है ये, बिन रोकड़ व्यवहार है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। जैसे संपत्ति पर घिसाई, तो संपत्ति कहाँ पर होती है, धंधे में होती है, तो उस पर घिसाई जो होती है उसके बदले में रोकड़ आपको मिलती नहीं है या रोकड़ खर्च होती नहीं है, इसके लिए वो बिन रोकड़ व्यवहार है। पर व्यवहार कैसा है, आर्थिक व्यवहार है, और किसके अंदर हो रहा है, धंधे में हो रहा है, इसके लिए कौन सा व्यवहार हुआ, ये आंतरिक व्यवहार हुआ। उसके बाद किसी भी प्राकृतिक आपत्ति से होने वाला नुकसान भी कैसा व्यवहार गिनाता है, आंतरिक व्यवहार गिनाता है। इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है कि जो व्यवहार धंधे में ही होता हो, धंधे में ही होने वाले व्यवहार को आंतरिक व्यवहार कहते हैं। इंटरनल ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन, वो भी कैसे व्यवहार होते हैं, आर्थिक व्यवहार होते हैं, पर ये कैसे व्यवहार है, बिन रोकड़ व्यवहार है। क्लियर। उसके बाद आता है बाह्य व्यवहार यानी एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। तो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन यानी क्या, कि धंधा के बाहर के जो व्यक्ति है, बाहर के व्यक्ति यानी त्राहित पक्षकार, त्राहित पक्षकार यानी अन्य पक्षकार। धंधा यदि अन्य पक्षकारों के साथ जो व्यवहार करता है, धंधा किसी अन्य पक्षकारों तृतीय पक्षकार के साथ व्यवहार करे, तो व्यवहार कैसा गिनाएगा, बाह्य व्यवहार गिनाएगा। कैसा व्यवहार, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। जैसे ग्राहकों को माल बेचा, तो ग्राहक कौन हुआ, अन्य पक्षकार, थर्ड पर्सन हुआ, राइट है, तो वो कैसा व्यवहार हुआ, बाह्य व्यवहार हुआ। बैंक से प्राप्त ब्याज, तो किसके पास से, बैंक, बैंक कौन हुई, अन्य पक्षकार हुई। यंत्र खरीदा, किसके पास से खरीदा, किसी अन्य के पास से खरीदा, तो अन्य पक्षकारों के साथ में होने वाले व्यवहारों को बाह्य व्यवहार कहते हैं, और धंधे में होने वाले व्यवहारों को अपने आंतरिक व्यवहार कहते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार जब भी अपने अकाउंट की बात करें तो अकाउंट के अंदर अपने व्यवहारों को लिखते हैं, और व्यवहारों को व्यवस्थित अपने को समझना बहुत जरूरी है। आपको इतना याद रखना है कि अपने सिर्फ आर्थिक व्यवहार का लेखा करते हैं, बिन आर्थिक व्यवहार का लेखा करते नहीं है। तो जो व्यवहार बिन आर्थिक है तो उसका लेखा अपने करेंगे नहीं। आर्थिक व्यवहार के अंदर रोकड़ के व्यवहार, उधार के व्यवहार, अन्य व्यवहार, आंतरिक व्यवहार और बाह्य व्यवहार का लेखा किया जाता है। क्लियर। होप सो कि आपको व्यवहार किसे कहते हैं और व्यवहार के प्रकारों को व्यवस्थित समझ में आ चुका होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राइट है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।